दोस्तों नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज मैं महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो श्रृंखला है उसका नेक्स्ट पार्ट लेकर उपस्थित हूँ और इस सीरीज में जो भी विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न हैं उनका संकलन रहता है। और ये जो 25 प्रश्न हैं ये किसी न किसी विगत वर्ष के एग्जाम में पूछे गए हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहला प्रश्न ये है कि सामान्य मानव शरीर का तापमान कितना होता है। ये पेपर में प्रश्न बहुत बार आता है, अक्सर एग्जाम में आता है। ठीक है, तो सामान्य मानव का जो शरीर होता है उसका तापमान कितना होना चाहिए। तो अगर फ़ारेनहाइट की बात की जाए तो 98.4 और अगर सेल्सियस की बात की जाए तो 36.9 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। सेकंड ये है विश्व में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, तो वो है हाइड्रोजन। इसके अलावा एक प्रश्न और है, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे कि सेल्यूलोज वो भी सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, तो वो क्या है। जैसे ये तो तत्व हो गया, तो सेल्यूलोज क्या है। अब नेक्स्ट प्रश्न ये है कि बीमा कंपनियों का नियमन करती है, तो बीमा कंपनियों का नियमन करती है इरडा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और इरडा का फुल फॉर्म क्या है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट एक्ट। ये 1999 में आया था, आप इसको भी याद रख सकते हो। अब नेक्स्ट है SEZ अधिनियम पारित किया गया। ये पारित किया गया था मई 2005 में। तो ये जो प्रश्न है SEZ वाला, ये पेपर में प्रश्न आया हुआ है। ठीक है, कि SEZ का मतलब होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन, हिंदी में क्या है, विशेष आर्थिक क्षेत्र। और ये मई 2005 में आया था। ठीक है। अब जो नेक्स्ट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में यूपी के एग्ज़ाम में तो अक्सर ये हर दूसरे तीसरे एग्ज़ाम में आता रहता है कि यूपी में बायोटेक पार्क कहाँ है, तो वो भी लखनऊ में है। और यूपी में IT सिटी कहाँ है, तो वो भी लखनऊ में है। ठीक है, ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको बिल्कुल रट लो। ठीक है। अब नेक्स्ट है टाइगर मच्छर। तो टाइगर मच्छर से होने वाले रोग कौन कौन से हैं, तो एक तो डेंगू है, चिकनगुनिया है, पीत ज्वार है। ठीक है। और टाइगर मच्छर को और क्या कहते हैं ये आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे। ठीक है, टाइगर मच्छर और किसे कहते हैं, टाइगर मच्छरों के दूसरे नाम क्या है, वो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। इसके बाद नेक्स्ट है जापानी इंसेफेलाइटिस के वाहक कौन है, तो वो है क्यूलेक्स मच्छर। और ये पेपर में बहुत आया है। यूपी का अगर आप कोई बड़ा एग्जाम देते हैं यूपी PSC में, या जैसे BO का खंड शिक्षा अधिकारी है, थोड़े अच्छे लेवल के जो एग्ज़ाम है वहाँ पर ऐसे प्रश्न बहुत आते हैं। ठीक है, तो जो जापानी इंसेफेलाइटिस है उसका वाहक है क्यूलेक्स मच्छर। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना आप। ठीक। इसके बाद नेक्स्ट है लाइकेन। तो लाइकेन किस चीज़ का सूचक है, तो लाइकेन जो है वो वायु प्रदूषण का सूचक है। नेक्स्ट है मेरास्मस रोग। तो प्रोटीन की कमी से मेरास्मस रोग होता है। किसकी कमी से, प्रोटीन की कमी से मेरास्मस रोग होता है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है परिस्थितिकी, या इंग्लिश में कहें इकोलॉजी शब्द शब्द का प्रयोग किया था अर्नेस्ट हैकेल ने। ये यूपी PCS के एग्जाम में ही सब पूछे गए हैं। ठीक है, अगर आप लोअर सबऑर्डिनेट अपर सबऑर्डिनेट कोई भी एग्जाम देते हो, RO कोई भी एग्जाम देते हो, तो वहाँ पर ये प्रश्न बहुत आते हैं। ठीक है। परिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग किया था AG टॉन्सले ने। बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग किया था वाल्टर रोजन ने। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बायोस्फीयर रिजर्व जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, इस शब्द का यूज किया था एडवर्ड सुएस ने। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एडवर्ड सुएस। ठीक है, चारों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये चारों आपको याद होने चाहिए, ये आपको किसी भी एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। ठीक। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये लिख के बताएंगे कि कितने भारत में जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको ये बिल्कुल पता होना चाहिए कि भारत में कितने जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है, सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है, सबसे पहला कौन सा है, और अभी रिसेंट में सबसे जो लास्ट में है वो कौन सा है। ठीक है, ये सब आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, इस पर भी मैं वैसे एक वीडियो बनाऊंगा। अब जो नेक्स्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आपको रट लेना है। ठीक है, रामायण का फारसी में अनुवाद अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया था, और ये अकबर के कहने पर किया था। तो जो रामायण का फारसी अनुवाद था वो अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया था, और वो अकबर के कहने पर किया था। अब इसमें एक फैक्ट और आप याद रख लो, ये पेपर में प्रश्न पूछा गया था कि जो मुग़ल थे उनकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज क्या थी, तो वो फारसी थी। अरबी, तुर्की, फारसी ऐसे ऑप्शन आपको मिलेंगे, तो आपको याद रखना है वो फारसी है। ठीक। नेक्स्ट इसमें ये है कि जहांगीर के खिलाफ विद्रोह किसने किया था, और ये पेपर में प्रश्न आता है, तो उसमें आपको ये तीनों याद रखने हैं, खुर्रम, महावत खां और खुसरो ने।
तो आपको ये याद रखना है कि खुर्रम ने भी विद्रोह किया था, महावत खान ने भी, और खुसरो ने। महावत खान ने खुर्रम के साथ मिलकर किया था, ठीक है, और खुसरो ने भी विरोध किया था, ठीक है, तो आप इसे याद रखना। नेक्स्ट है 8 अगस्त 1942 को बम्बई अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव रखा गया था जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। आपको इसमें क्या याद रखना है, एक तो आपको जवाहरलाल नेहरू जी को याद रखना है, और सेकंड आपको याद रखना है कि वो डेट क्या थी। तो वो डेट थी 8 अगस्त 1942, कहाँ, बम्बई में, ठीक। अब जो नेक्स्ट फैक्ट है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें क्या है, पहले तो आपको याद रखना है कराची अधिवेशन मार्च 1931 किसके द्वारा, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। इसमें खास बात क्या है कि इस अधिवेशन में गांधी जी ने कहा था गांधी मर सकते हैं लेकिन गांधीवाद नहीं, ठीक है। ये आपसे पूछ सकता है कि ये स्टेटमेंट किसका है। सेकंड आपसे पूछ सकता है कि ये स्टेटमेंट उन्होंने कहाँ दिया था, तो आप बताएंगे कि वो कराची अधिवेशन में 1931 में दिया था, और उसकी अध्यक्षता की थी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने, ठीक है। अब इसको आप वेरी 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 इंपॉर्टेंट आप लगा सकते हो, ठीक है। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, बाल गंगाधर तिलक ने। अब नेक्स्ट है बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी 1861 में। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट है वो भी इंपॉर्टेंट है, टोल टैक्स भारत सरकार द्वारा नहीं लगाया जाता है, ये राज्य सरकारों द्वारा लगाया जाता है। ये भी पेपर में प्रश्न बना है, ठीक है। अब नेक्स्ट है आरटीआई पास कब हुआ, तो 15 जून 2005 में। आरटीआई लागू कब हुआ, तो 12 अक्टूबर 2005 में। ये भी पेपर में प्रश्न बने हैं। ये यूपी का जो लोअर सबऑर्डिनेट जो होता है उसमें ये ऐसे प्रश्न बने हैं, ठीक है। तो आरटीआई जो था वो पास कब हुआ, 15 जून 2005 को, और आरटीआई लागू कब हुआ, 12 अक्टूबर 2005 को। और आरटीआई तो आपको पता ही होगा, नहीं तो आप गूगल सर्च भी कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट फैक्ट है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पेपर में ऐसे प्रश्न बनते हैं लेकिन पता ना होने के कारण हम लोग गलत कर देते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है वैसे ये। अब फैक्ट ये क्या है, अब फैक्ट ये है कि सुप्रीम कोर्ट में संविधान संशोधन मामलों की सुनवाई कम से कम 5 न्यायाधीश के द्वारा की जाती है। मतलब अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का कोई भी बिल होगा तो सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच होती है वो कम से कम उसमें 5 जज होने चाहिए, मैक्सिमम 5 जज होते ही हैं, ठीक है। ध्यान रखना, अगर संविधान संशोधन का अगर मामला है कोई तो उसमें सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच होगी उसके उसमें 5 जज होंगे। जैसे अभी आपने एक अयोध्या का जो मामला भी आया था बाबरी मस्जिद वाला, तो उसमें भी 5 जजों की बेंच थी, ठीक है। तो जो भी कोई विशेष मामले होते हैं उसमें 5 जजों की बेंच होती है। इसके बाद कुछ छोटे मामले होते हैं उसमें 3 जजों की बेंच होती है, ठीक है। तो इस तरीके से है। आप ये सब चीज़ें जब मैं सुप्रीम कोर्ट पढ़ाऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। वो ये है कि साउथ एशिया में, अब देखो साउथ एशिया का मतलब क्या है, साउथ एशिया में 8 देश आते हैं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव, ठीक है। ये 8 देश आते हैं। तो वो कह रहा है कि साउथ एशिया में वृद्ध जनसंख्या, बूढ़ी जनसंख्या सर्वाधिक प्रतिशत कहाँ है, तो श्रीलंका में। प्रतिशत समझना आपको बहुत ज़रूरी है। भारत में जैसे 1000 लोग रहते हैं तो 1000 में अगर 200 लोग बूढ़े हैं तो बूढ़ों की संख्या तो भारत में ज़्यादा हो गई, और श्रीलंका में टोटल लोग ही 200 रहते हैं, उसमें अगर 50% लोग बूढ़े हैं तो मतलब 50 लोग बूढ़े हैं वहाँ पर, तो मतलब परसेंटेज में वहाँ ज़्यादा बूढ़े हैं लेकिन एब्सोल्यूट वाइज नहीं है, कहने का मतलब ये, ठीक है। आपको बात समझ में आ रही होगी। अब एक नेक्स्ट प्रश्न ये है, ये भी प्रश्न बना है, ठीक है। जनसंख्या में किस आयु वर्ग को आश्रित आबादी के रूप में देखा जाता है या जाना जाता है, तो वो 0 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे होते हैं, ठीक है, उनको आश्रित आबादी के रूप में देखा जाता है, ठीक है। इसको आप याद रख सकते हो। अब नेक्स्ट है सर्वाधिक नगरीय घनत्व वाला राज्य कौन सा है, तो वो है पश्चिम बंगाल। सर्वाधिक नगरीय घनत्व वाला, घनत्व मतलब डेंसिटी, कि मतलब 1 वर्ग किलोमीटर में कितने लोग भरे हैं। अगर जैसे कहने का मतलब ये है कि 1 वर्ग किलोमीटर में अगर कहीं पर 100 लोग रहते हैं और कहीं पर 1000 लोग रहते हैं तो डेंसिटी कहाँ पर है, जहाँ पर 1000 लोग रहते हैं 1 वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत। तो यहाँ पर नगर की बात हो रही है। इसका मतलब ये होगा कि महाराष्ट्र के या यूपी के शहरों में इतने लोग नहीं रहते होंगे प्रति वर्ग किलोमीटर में जितने पश्चिम बंगाल में रहते हैं, ठीक है।
अब जो नेक्स्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लिख लो चाहे, ठीक है, या स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है स्वाधार योजना, एक है स्वाभिमान योजना। इसमें कन्फ्यूजन हो जाती है अक्सर, ठीक है। तो जो स्वाधार योजना है वो कठिन परिस्थितियों में महिलाओं के लिए है, और जो स्वाभिमान योजना है वो ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को बैंकों से जोड़ने के लिए है। ये दोनों आपको याद कर लेने हैं। स्वाभिमान जो योजना है वो ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को बैंकों से जोड़ने के लिए है, और जो स्वाधार योजना है वो कठिन परिस्थितियों में महिलाओं के लिए है, ठीक है। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब देखो, हमने एसईजेड की भी अभी हमने ऊपर बात की थी, तो उसी से संबंधित फैक्ट है कि ये जो एक्ट है ये 2 मई 2005 में ये पारित हुआ, और एसईजेड लागू कब हुआ, तो 10 फरवरी 2006 में ये लागू हुआ। ये दोनों डेटें आपको याद रखनी है, ठीक है। अब नोट क्या है इसमें कि एसईजेड का मतलब क्या है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा स्थापित किए जाने वाले आर्थिक क्षेत्रों को स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहते हैं, निर्यात को बढ़ावा देने के लिए, ताकि भारत में जब चीज़ें कुछ मैन्युफैक्चर हो तो उसको हम दूसरे देशों में जब भेजते हैं तो उसे कहते हैं निर्यात, और अगर दूसरे देशों से कोई चीज़ मंगाते हैं तो उसे कहते हैं आयात, ठीक है। तो निर्यात को बढ़ावा देने के लिए हमने स्पेशल इकोनॉमिक जोन की स्थापना की थी, और ये आपको ध्यान रखना है कि ये लागू कब हुआ, 10 फरवरी 2006 में, ठीक है। एक प्रश्न ये भी बनता है कि एसईजेड की स्थापना किसकी तर्ज पर की गई, तो चीन की तर्ज पर की थी। अब जो नेक्स्ट प्रश्न है वो ये है कि पंचायत समिति में सदस्य प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा चुने जाते हैं, तो ब्लॉक स्तर पे प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। 3 स्तर होते हैं, ठीक है। तो जो ब्लॉक स्तर का जो होता है उस पर जो सदस्य होते हैं वो प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, मतलब वोटिंग देकर चुने जाते हैं, कहने का मतलब ये है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट फैक्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लोकसभा में एससी और एसटी आरक्षण से संबंधित जो अनुच्छेद है वो कौन सा है, तो वो है 330। अब आपको मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में लिख के कि आर्टिकल 169, 338, 338A, 169, 338 और 338A ये किससे संबंधित है, ये सब मैंने आपको पिछले वीडियो में बताए हैं, और ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में ये अक्सर आते रहते हैं, ठीक है। तो ये था आज का वीडियो। अगर आपको ये पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। और अगर नहीं पसंद आता है तो आप इसको डिसलाइक करें, कमेंट सेक्शन में लिख कर बताएं। आपका दिन शुभ हो, बहुत बहुत धन्यवाद।